हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके तेरा मेरा साथ रहे का पार्ट नंबर 12 लेकर आई हूँ। नैना का चेहरा उतर गया था। सभी एकदम से चुप भी हो गए थे। बहू बेटों के सामने पत्नी को कुछ कहना राजेश्वर जी को अच्छा नहीं लगा, मगर जिस तरह से उन्होंने नैना पर तंज कसा था वह उन्हें बहुत बुरा लगा था। नाश्ता बहुत अच्छा बना है भाई, मज़ा आ गया। नैना बेटी, ऐसा नाश्ता करा के तो तुम आदत बिगाड़ दोगी हमारी, उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। सभी ने उनका साथ दिया था, लेकिन लक्ष्मी जी बिना किसी की तरफ देखे नाश्ता करती रही। नताशा ने उन्हें जो सिखाया था वो उसी पर अडिग थी। मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वह अभी नाराज़ हैं हमसे। हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन माँ है तो अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन तुम्हें ज़रूर कहेंगी। अपना मूड खराब मत करो, जो भी मन में गुस्सा है वह तुम मुझ पर उतार सकती हो। अने ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, इट्स ओके, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर लीजिए। उसने बाहर की ओर देखते हुए कहा। उसे बुरा तो बहुत लगा था, उसे कोई कुछ भी कहता, लेकिन उसके मायके को बीच में लाना, वो भी नीचा दिखाते हुए, उसका दिल भर आया था। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। वह समझ गई थी कि वह उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, तो उसे संभल कर रहना होगा। अने को उस पर और भी प्यार आ गया। शादी के बाद उसके सादे से रूप में और भी निखार आ गया था। वह जानता था कि मम्मी ने ही उसे इतना काम करने के लिए कहा था, साथ ही उसे भरोसा था कि वह सब संभाल लेगी। अब वह रोज रात को ही पूछ लेती थी कि क्या बनाना है, उसी के हिसाब से तैयारी करती। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कभी सब्जी में नमक तेज होने लगा तो कभी मिर्च, जाने कैसे चाय नमकीन हो जाती थी और टोस्ट जल जाते थे। वह परेशान हो गई थी। वह तो बनाने के बाद सब कुछ टेस्ट और चेक करती थी, लेकिन जब वह तैयार होकर नीचे आती तो ऐसा देखकर शर्मिंदा हो जाती। और कभी कभी नताशा का उस वक्त आना और उनके सामने मम्मी जी का उस पर तंज कसना उसको यह समझने के लिए काफ़ी था कि इन सब में किसका हाथ है। अने भी सब देख और समझ रहा था, इसलिए अब वह उसके नाश्ता बनाते समय तक तैयार होकर नीचे आ जाता और नाश्ते को टेबल पर लगवाने तक हेल्प करता और सब चीज़ें चेक भी कर लेता। और नैना इतनी देर में तैयार होकर आ जाती। सब कुछ फिर से ठीक होने लगा था, लेकिन नताशा और लक्ष्मी जी को यह मंजूर नहीं था। इस बीच नैना का काम भी काफ़ी बढ़ गया था। 6 महीने उसकी शादी को हो चुके थे और रीना की प्रेगनेंसी का भी आखिरी महीना चल रहा था। इसलिए अब नैना सुबह में दोपहर तक के लिए बना कर जाती और शाम में आकर बनाती। लक्ष्मी जी ने तो काम ना करने और उसे परेशान करने की कसम खाई हुई थी। माहिरा को किचन में आना पसंद नहीं था। बस एक मैथिली जी ही थी जो जितनी हो सकती उसकी मदद करती थी। वह जोड़ों के दर्द से परेशान थी, लेकिन सब्जी धोना, काटना, आटा गूंथना जैसे काम वह कर देती थी। नैना ने कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन अने से उसकी ये हालत छुपी ना थी। बस वह माँ को कुछ नहीं कहना चाहता था। अब जब वह रात में अंदर आती तो वह भी जानबूझकर सोने का नाटक करता, ताकि वह भी आराम करने के लिए लेट जाए। उसके सामने वह सख्त जरूर बना रहता, मगर उसकी मोहब्बत उसके लिए ज़रा भी कम नहीं हुई थी। पापा, यह कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं खुद इसकी कोटेशन पर काम कर रहा हूँ। हमें सभी फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा ज़रूर है, मगर हमें न सिर्फ अपनी कॉस्ट निकालनी है बल्कि मार्जिन भी रखना है। इसलिए मैं एक बार इस साइड पर जाने की सोच रहा हूँ। वेल डन अने, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। आज से इस प्रोजेक्ट को तुम इंडिपेंडेंटली देखोगे। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम सब कुछ कर लोगे। खड़े होकर उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। थैंक यू पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। राजेश्वर जी को बताने के बाद वह साइड पर चला गया। वहाँ का जायजा लेने और सब कुछ अच्छी तरह देखने के बाद वह वहाँ से निकल ही रहा था कि उसका मोबाइल रिंग हुआ। हेलो। वह नेहा का फ़ोन देखकर अचंभे में आ गया। आज पहली बार था जब उसके ससुराल से किसी ने फ़ोन किया था। यूं तो वह 2 बार अपनी ससुराल यानी नैना के घर पर गया था और उन्होंने उसकी खासी खातिर भी की थी, मगर कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। नैना का उदास चेहरा और खाली आंखें उसे एहसास कराती थी कि कहीं कुछ है जो गलत है।
मैं नैना से इस बारे में बात करना चाहता था कि असल बात क्या है, मगर वह तो उससे बात करने को ही तैयार नहीं थी। जीजू, वो दीदी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, आप बात करा देंगे प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। उधर से नेहा की घबराहट भरी आवाज़ आई थी। क्या हुआ नेहा, सब ठीक है ना? नैना अभी ऑफिस में है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन नहीं मिल रहा हो। मुझे बताओ क्या हुआ, उसने उससे पूछा। पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, मैं माँ के साथ उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गई हूँ। आप प्लीज़ दीदी को बोलो फ़ोन करने को, यहाँ डॉक्टर्स उन्हें एडमिट नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। वह रोने लगी थी। नेहा, खुद को संभालो और मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। और वह उससे पूछता चला गया और उसने किसी को फ़ोन किया। जगदीश जी को आनन फानन में भर्ती कर दिया गया था। उसने नैना को फ़ोन किया था मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वह फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुंचा। क्या हुआ पापा को अचानक से? उसने नारायणी जी और नेहा से मिलने के बाद पूछा। पापा आराम से चाय पी रहे थे कि उनके हाथ से कप छूट गया और वह गिर पड़े, नेहा ने उसे बताया। उसकी आंखों में अभी तक आंसू थे। नारायणी जी तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। अनय ने उन दोनों को सांत्वना दी और कहा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे दोस्त डॉक्टर अरुण दीक्षित उन्हें देख रहे हैं, देखना सब अच्छा होगा। तभी डॉक्टर आते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अच्छा हुआ अनय, तुमने टाइम पर फ़ोन कर दिया था, नहीं तो इन्हें पैरालाइज भी हो सकता था। इस वक्त उन्हें स्ट्रेस से रखना ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट और रेगुलर चेकअप। ओके? और हाँ, आपके पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। डॉक्टर ने उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं किया था, सुबह तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रहना था। क्या हुआ पापा को? नैना भी हॉस्पिटल पहुंची थी। वह नारायणी जी के करीब आकर पूछ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। नारायणी जी ने नैना की तरफ देखा, जिससे साफ नजर आ रहा था कि वह नैना से बात नहीं करना चाहती। वह कुछ कहती, इससे पहले ही नेहा ने नैना से बात करनी शुरू कर दी। अनय समझ चुका था कि नारायणी जी अभी तक नैना से नाराज़ हैं। जगदीश जी भी उससे अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाए थे। शायद इसलिए वह जगदीश जी के सामने नहीं गई थी कि कहीं उन्हें स्ट्रेस ना हो जाए। रात के करीब 8 बजे अनय और नैना निकले थे। नारायणी जी ने उनके बहुत कहने के बाद भी खुद ही रुकना पसंद किया था। नेहा उनके साथ ही थी। थैंक यू पापा को वक्त पर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए और इतनी हेल्प करने के लिए। शायद शादी के बाद पहली बार वो उससे इस लहजे में मुखातिब हुई थी। यू आर मोस्ट वेलकम स्वीट हार्ट, उसने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसके अंदाज में जरा भी बनावट नहीं थी। अगर उसने वह फ़ोटो वाली हरकत ना की होती तो शायद वह आज खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझती, मगर तो इस मगर पर जाकर उसकी तमाम सोचें दम तोड़ देती। बाय द वे, तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ था आज, क्यों नहीं लग रहा था? आज सुबह फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था मगर स्विच ऑन करना भूल गई और ऑफिस में फ़ोन डेड हो गया। उसने धीरे से अपनी बेवकूफ़ी बताई थी, जिस पर वह जोर से हंस दिया था। अच्छा, तो अब से मेरा फ़ोन मैं खुद ही चार्जिंग पर लगाऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। वह भी पहली बार मुंह फेर कर उसकी मौजूदगी में मुस्कुरा दी थी। उस रात भी वह सो चुकी थी और अनय उसके थके हुए चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन एक नूर था, मोहब्बत थी अपनों के लिए। वह पहले तो उसका प्यार थी, लेकिन आज वह उस पर गर्व करता था। दूसरी लड़कियों की तरह उसने रो धो कर सास की शिकायतें पति से नहीं की थी, ना ही नताशा को लेकर कोई तमाशा किया था, बल्कि इस मामले को समझदारी से हैंडल किया था। वह परिवार को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहती थी। यह सब सोचते सोचते वह भी दूसरी तरफ रुख फेर कर लेट गया। उसने अभी आंखें बंद ही की थी कि दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने घबराई हुई बड़ी मम्मी खड़ी थी। उनके चेहरे पर 12 बज रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जिसने मैथिली जी को इस वक्त आने पर मजबूर कर दिया था? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।